टॉपिक हम ले रहे हैं लघु बीजाणु जनन। पादप में किस तरह से जनन होता है इसके स्टेप्स हम देख रहे हैं। तो पादप में पुष्प जो है वह जनन में भाग लेता है। यदि पुष्प द्विलिंगी है तो उसमें दो प्रकार के जनन अंग होते हैं। पहला है नर जनन अंग जिसे हम एंडोसियम या पुमंग कहते हैं, और दूसरा है मादा जनन अंग जिसे हम गायनोसियम या जायांग कहते हैं। तो आज हम देखेंगे पुमंग। पुमंग नर जनन अंग है और पुमंग की एक इकाई कहलाती है पुंकेसर। तो पुंकेसर की पुमंग की एक इकाई जो है वह पुंकेसर कहलाती है। और पुंकेसर की संरचना का अध्ययन यदि हम करेंगे तो पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। ऊपर का जो सिरा है, ऊपर का जो भाग है वह फूला हुआ होता है, हेड की तरह होता है, जिसे हम परागकोश कहते हैं। उसके नीचे जो है वह संयोजिका होती है और नीचे एक स्टॉक की तरह संरचना है जिसे हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं। संयोजिका जो है परागकोश और तंतु को जोड़ने का कार्य करती है। परागकोश की यदि हम संरचना देखें, हम हेड की संरचना देखें तो इसमें 2 लोब होते हैं। ये बाइलोब्ड होता है और एक लोब में 2 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, अर्थात एक पुंकेसर में 4 लघु बीजाणु धानियां निर्मित होती हैं, अर्थात वह टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यह 2 भागों से मिलकर बना है, माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, निर्माण करना। तो लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब यह प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, इसका केंद्र कहाँ पर होता है, लोकेशन कहाँ पर, यह क्रिया कहाँ पर होगी? तो यह पुंकेसर के परागकोश में जो उपस्थित लघु बीजाणु धानियां हैं वहां पर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन के हम पद देखेंगे तो यदि हम यंग एंथर का काटते हैं और उसे हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से तो हमें होमोजेनस टिश्यू दिखाई देता है, होमोजेनस मास दिखाई देता है। उसमें ऊपर की तरफ एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं दिखाई देती हैं और नीचे की तरफ हमें हाइपोडर्मल लेयर हाइपोडर्मिस दिखाई देती है। अब क्रमशः क्या होता है कि हाइपोडर्मिस की जो कुछ कोशिकाएं हैं वह तेजी से वृद्धि करती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं और दूसरी कोशिकाओं से स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। चारों कोनों में ये कोशिकाएं हमें दिखाई देती हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल कोशिका। अब यह आर्कीस्पोरियल कोशिका जो है वह पेरिक्लाइनल विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली कोशिका को हम कहते हैं प्राथमिक पैराइटल कोशिका और दूसरी जो कोशिका होती है उसे हम प्राथमिक माइक्रो स्पोरोजिनस कोशिका कहते हैं। पेरिक्लाइनल विभाजन जब भी होता है तो इस तरह से होता है जिसमें लेयर का फॉर्मेशन होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो अब पैराइटल कोशिका जो है वह 2 विभाजन के द्वारा यहाँ पर विभाजित होती है, पेरिक्लाइनल एवं एंटीक्लाइनल। पेरिक्लाइनल से परत का निर्माण होता है और एंटीक्लाइनल जो 90 डिग्री के एंगल में जो विभाजन होता है उससे संख्या में कोशिकाएं बढ़ती हैं। तो ये दोनों विभाजन यहाँ पर होते हैं। प्राथमिक पैराइटल कोशिका जो है वह 2 विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, पेरिक्लाइनल एवं एंटीक्लाइनल, जिससे नंबर ऑफ लेयर का फॉर्मेशन होता है। लगभग 3 से 5 स्तर बन सकते हैं यहाँ पे, या और अधिक भी देखे जा सकते हैं मध्य में। तो यहाँ पर कितने लेयर्स बन पाते हैं? तो पहला है एपिडर्मिस जो बाहर की तरफ होती है, सुरक्षात्मक परत कहलाती है। दूसरा है एंडोथीसियम जो कि उसके जस्ट नीचे की ओर होती है, यह रेडियल कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, इनमें सेलुलोज, पैक्टिन एवं लिग्निन पाया जाता है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि एंडोथीसियम की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो पतली हो जाती हैं, लंबी कोशिकाएं होती हैं, स्टोमियम कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जो कि डेहसियंस या डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन में सहायक होती हैं। अब हम देखें मध्य परत। मध्य परत जो है पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें 3 या 4 स्तर हो सकते हैं। इसका कार्य होता है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वह परागकणों की वृद्धि में पोषण प्रदान करने का
कार्य कर सकती हैं, ये डीजनरेट हो जाती हैं और पोषण में सहायक होती हैं। सबसे अंदर की जो परत है जिसे हम टैपेटम कहते हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह बहुकेंद्रकीय होती हैं और पॉलीप्लॉइड होती हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ग्रंथिल एवं अमीबीय। अमीबीय जो है वो प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। ये एंजाइम एवं भोज्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। साथ साथ ये पोलन ग्रेन के एग्जाइम के निर्माण में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक पैराइटल कोशिका है वह पेरिक्लाइनल एवं एंटीक्लाइनल विभाजन के द्वारा विभाजित होकर ये 3 से 5 स्तरों का निर्माण करते हैं। अब यह जो कोशिका है जिसे हम प्राथमिक माइक्रोस्पोरोजेनस कोशिका कहते हैं, यह सामान्य माइटोसिस विभाजन के द्वारा विभाजित होकर एक मास बना लेती है जिसे लघु बीजाणु जनन ऊतक हम कहते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। यह द्विगुणित होती है और यह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 4 लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। ये टेट्राड में व्यवस्थित हो सकते हैं, रेखीय व्यवस्था में व्यवस्थित हो सकते हैं, आइसोबाइलेटरल व्यवस्था में व्यवस्थित हो सकते हैं और टी आकार के शेप में हो सकते हैं। सब पौधों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। इनमें पहले कई बार ऐसा होता है कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 4 बन जाते हैं, फिर बाद में कोशिका भित्ति साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। उत्तरोत्तर में क्या होता है कि इसमें पहला विभाजन हुआ, 2 कोशिका बनी, भित्ति बन जाती है और फिर उन दोनों में पुनः विभाजन होता है तो 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो युग्मक और उत्तरोत्तर यहाँ पर विभाजन देखे जा सकते हैं। इस तरह से हमें परागकोश के चारों कोनों में ये लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं जिनमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये लघु बीजाणु कुछ में अलग अलग हो जाते हैं टेट्राड से और परंतु टाइफा जैसे जो पौधे हैं उनमें ये जुड़े हुए रहते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कैलोट्रोपिस है, उसमें ये विशेष थैलीनुमा संरचना बना लेते हैं जिसे हम पॉलिनिया कहते हैं। तो इस तरह से लघु बीजाणु जनन लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है।